चलो प्रीवियस क्लास में क्या क्या टॉपिक हो गया। मास कनेक्टेड टू स्ट्रिंग्स हो गया था। पुली ब्लॉक के एक्सेलरेशन के बीच रिलेशनशिप और उससे रिलेटेड सारा प्रॉब्लम हो गया था। लास्ट टॉपिक है, हाँ लास्ट टॉपिक आज स्टार्ट होगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है? ये कहता है कि सिंपली एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो किसी भी पार्टिकल के पोजीशन को, डायरेक्शन को बताता है। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम कह सकते हैं, इट इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के पोजीशन को वो बताता है, उसी को हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो फ्रेम इन विच एन ऑब्जर्वर इज सिचुएटेड एंड मेक्स हिज ऑब्जर्वेशंस इज नोन एज हिज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक ऐसा फ्रेम जिसमें एक ऑब्जर्वर है। मान लो क्लासरूम में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं और जो भी ऑब्जर्वेशन हम करेंगे वो क्लासरूम का फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। इसका मतलब क्लासरूम के विद इन हमारा पोजीशन है और हम सारे ऑब्जर्वेशंस को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये क्लासरूम फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। अब ऐसा रेफरेंस फ्रेम जो कोऑर्डिनेट सिस्टम, या हम कह सकते हैं and a clock to measure the position and time of events happening in space, जिसमें कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं लाइक पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वो सारे हम लोग इस फ्रेम में मेजर करेंगे। तो इसका मतलब एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे जिसमें पार्टिकल का या ऑब्जेक्ट का पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन उस फ्रेम में मेजर करेंगे। ठीक। नेक्स्ट पार्ट कहता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर टू टाइप्स। एक का नाम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरे का नाम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर? चलो इसको नोट कर लो। बेसिकली दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। एक को हम लोग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे, दूसरे को नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। हो गया? नोट कर लिया? इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब यहां पर सबसे पहला इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसका मतलब क्या है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये बता रहा है कि एक ऐसा फ्रेम जिसमें पार्टिकल रेस्ट में, या हम कह सकते हैं वो पार्टिकल मूव कर रहा विद यूनिफॉर्म और कांस्टेंट वेलोसिटी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन जीरो है। वैसा फ्रेम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। ठीक, पहला यही पॉइंट है। अब कहते हैं इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन होल्ड करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन
होल्ड कर रहा है, उस फ्रेम को हम लोग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूंकि एक्सेलरेशन जीरो है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसलिए हम उसको अनएक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं। और जब अनएक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस नाम हो गया तो न्यूटन्स लॉ ओबे कर रहा है, तो न्यूटन्स लॉ ओबे कर रहा है, इसलिए हम इसको न्यूटोनियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस या गैलीलियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का दूसरा नाम हो गया न्यूटोनियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस और गैलीलियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट, अब इसमें एक्सेलरेशन, जैसे मान लो कि एक एप्पल फ्री फॉल हो रहा है, अर्थ, ये सब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब एक्सेलरेशन फॉलिंग एप्पल का अर्थ को हम लोग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रखते हैं। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, जब किसी ऑब्जेक्ट या सिंपली मोशन ऑफ प्लैनेट्स और अर्थ को हम लोग यहां पर इनर्शियल फ्रेम रख रहे हैं, लेकिन इस पर्पस के लिए सन को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं इनर्शियल फ्रेम। जैसे एक एलिवेटर, एक लिफ्ट है और वो लिफ्ट रेस्ट में, या हम कह सकते कि लिफ्ट मूव कर रहा अप या डाउन विथ कांस्टेंट और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कार मूव कर रहा है इन स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट और यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑन ए स्ट्रेट लाइन, तो उसको हम लोग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कहने का मतलब सिंपल है, हमको अपने दिमाग में बिठा लेना है कि जो भी पार्टिकल, जो भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, अनएक्सेलरेटेड है, उसको हम लोग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। इसमें न्यूटन्स लॉ होल्ड करेगा। हो गया। चलो नेक्स्ट आ जाओ, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या था? अनएक्सेलरेटेड था। अब ये क्या हो जाएगा? एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन होल्ड नहीं करेगा। ठीक। इसका मतलब यहां पर एक स्यूडो फोर्स का एग्जिस्टेंस होगा। अब जैसे मान लो कि एक कार का मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, कार मूव कर रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, लिफ्ट मूव कर रहा है अप एंड डाउन विथ सम एक्सेलरेशन, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है, तो उस कंडीशन में हम लोग इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे प्लेन टेक ऑफ हुआ, प्लेन लैंड किया, तो ये सब कंडीशन जो भी आएगा वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आएगा। तो बेसिकली फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल, इनर्शियल के लिए एक्सेलरेशन जीरो है, नॉन इनर्शियल के लिए एक्सेलरेशन नॉन जीरो है।
हो गया। अब इसके प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? जैसे कहता है कि एक पेंडुलम हैंग कर रहा है एक कार के सेलिंग से, और वो कार का एक्सलेशन ए नॉट है विद रिस्पेक्ट टू रोड। तो कहता फाइंड द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल। ये सिनेरियो दे रखा है। अब यहां पर हम लोग प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते? सिंपली ये कार फ्रेम है, इसमें एक पेंडुलम हैंग किया हुआ है। जैसे ही कार का एक्सलेशन हुआ विद ए नॉट, तो ये पेंडुलम बैकवर्ड डायरेक्शन में लॉ ऑफ इनर्शिया को ओबे किया और ये इस डायरेक्शन में मूव कर गया, और इनिशियल पोजीशन से एंगल थीटा फॉर्म किया। इसी का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो हम इसको दो तरीके से फॉर्म कर सकते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को यदि हम अप्लाई करें लॉ ऑफ इनर्शिया को, तो हम ऑलरेडी जान रहे हैं कि मोशन कार का फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। तो इसमें एक इनर्शियल प्रॉपर्टी होगा कि मोशन को अपोज करे। तो जब अपोज किया तो इधर फोर्स अप्लाई हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लग गया mg, और इस स्ट्रिंग में टेंशन T लग गया। अब दूसरे तरीके से यदि हम इसको स्यूडो फोर्स को अप्लाई करें, तो जिधर मोशन है जस्ट उसके अपोजिट हम लोग एक्सलेटेड मोशन, या कह सकते हैं कि उसका एक्सलेशन बैकवर्ड डायरेक्शन में, और उसी को हम लोग कह रहे हैं स्यूडो फोर्स। इसका मतलब ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिडर कर लेते हैं कि नॉन इनर्शियल क्या कहता है कि कोई बॉडी एक्सलेट हो रहा है तो एक फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, जिसको हम लोग स्यूडो फोर्स कहेंगे। इसका मतलब एम ए नॉट क्या बन गया? स्यूडो फोर्स बन गया। एक इमेजनरी फोर्स है, नॉट रियल, और इसका डायरेक्शन ऑलवेज अपोजिट टू द एक्सलेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम। जो भी इसका एक्सलेशन है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इस पर फोर्स अप्लाई होगा। यदि कार का मोशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो इस पेंडुलम पर बैकवर्ड डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स अप्लाई हो रहा है। अब इसको हम फ्री बॉडी डायग्राम एज्यूम कर लेते हैं। तो ये टेंशन T लगा, इधर हमारा एम ए नॉट लगा, और ये हमारा mg लगा। अब ये एंगल वर्टिकल के साथ थीटा फॉर्म किया, तो टेंशन का एक कंपोनेंट T कॉस थीटा इधर, और इधर का कंपोनेंट T साइन थीटा लगा। अब T कॉस थीटा को बैलेंस कौन किया? mg बैलेंस किया। T साइन थीटा को बैलेंस कौन किया? एम ए नॉट। अब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो T साइन थीटा डिवाइडेड बाई T कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए नॉट बाई mg। T और T कैंसिल हो गया, साइन बाई कॉस बन जाएगा tan थीटा, और इधर बन गया ए नॉट बाई जी। इसका मतलब ए नॉट इज इक्वल टू जी tan थीटा। क्लियर? तो ये क्वेश्चन में ऐसा ही मिलेगा, इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही हम लोगों को मिलेगा और इसके आंसर को हम लोग वेरीफाई कर लें। तो ये देख लो, टी कॉस थीटा लगा, टी साइन थीटा लगा, एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड, और फाइनल रिलेशन ये आ गया, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए नॉट टी कॉस थीटा एम जी, ए नॉट इज इक्वल टू जी टैन थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसा है, एक पार्टिकल्स कहता है कि स्लाइड कर रहा है स्मूथ इंक्लाइन प्लेन जिसका एलिवेशन थीटा है, और वो एक एलिवेटर में रखा, लिफ्ट में रखा हुआ है, और वो लिफ्ट एक्सलेट हो रहा विद एक्सलेशन ए नॉट, बेस ऑफ द इंक्लाइन एल है। कहता फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द बॉटम। यहां भी फिर स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट हम लोग यूज कर सकते हैं। लिफ्ट का मोशन वर्टिकली अप है, तो ऑब्वियसली जब लिफ्ट का मोशन वर्टिकली अप है तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगा बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड, जिसको स्यूडो फोर्स कहेंगे। तो हमने कहा भी कि इसका जो स्यूडो फोर्स का जो एक्सलेशन होगा अपोजिट टू द एक्सलेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम। इसका मतलब इसका मोशन अप है तो जस्ट इसके बैकवर्ड या अपोजिट डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स एम ए नॉट लगा। और ये हम लोगों ने बेसिक पढ़ रखा है ऑलरेडी कि जब भी किसी इंक्लाइन सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट है तो नॉर्मल परपेंडिकुलरली लगता है, और जब इसका मोशन अलोंग द इंक्लाइन होता है तो एम जी साइन थीटा एक्ट करता है, और ये हमारा एम जी होता है, ये एंगल थीटा, तो इसके एक कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा इस डायरेक्शन में लगते हैं। ये ऑलरेडी पढ़ा रखा हमने। इसका मतलब इस ब्लॉक पर जो अलोंग द इंक्लाइंड फोर्स लगा वो हमारा एम जी साइन थीटा लगा, ये हमारा नॉर्मल लगा, ये एंगल थीटा बनेगा, तो इसका एक कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा इधर लगा, एम जी साइन थीटा इधर लगा, और एम जी इधर लगा। क्लियर? इसका मतलब अब गौर से देखो कि हमको इस पार्टिकल पे नेट एक्सलेशन क्या लगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर एम ए नॉट, क्योंकि ये पार्टिकल या ब्लॉक स्लाइड करेगा अलोंग द इंक्लाइन, तो एक तो एम जी साइन थीटा लगा और दूसरा एम ए नॉट का भी कंपोनेंट इधर एक्ट करेगा, स्यूडो फोर्स के कंपोनेंट एम ए नॉट कॉस थीटा इधर, और इधर एम ए नॉट साइन थीटा। इसका मतलब अलोंग द इंक्लाइन इस ब्लॉक पे लगने वाले दो फोर्स है, एक है एम जी साइन थीटा और दूसरा है एम ए नॉट साइन थीटा। मास कॉमन ले लो तो जी प्लस ए नॉट साइन थीटा, ये पूरा टर्म एक्सलेशन का हो गया। अब जब अलोंग द इंक्लाइन पार्टिकल मूव कर रहा है तो डिस्टेंस ट्रैवल इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इंक्लाइन प्लेन का लेंथ कितना है वो नहीं दे रखा है। अलोंग द टाइम टेकन द पार्टिकल टू रीच द बॉटम, टाइम निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी हम 0 लेते हैं। एक्सलेशन हमारा क्या आ गया, जी प्लस ए नॉट साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर हो गया। क्लियर? अब बेस ऑफ द इंक्लाइन एल दे रखा है, बेस ऑफ द इंक्लाइन हमारा एल है, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड, फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द बॉटम। तो पहले हम लोग टी निकाल लें, तो टी स्क्वायर हो गया 2s बाई जी प्लस ए नॉट साइन थीटा।
अब एस को और एल को हम लोग कोरिलेट कर ले। ये हमारा बेस है एल, हमको हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो यहां पर हम लोग इस इंक्लाइन सरफेस का, ये बेस एल है और ये हमारा एस है, ये एंगल थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू एल बाई एस, तो जिससे हमारा एस का वैल्यू आ जाएगा एल बाई कॉस थीटा। तो एस की जगह पर हम लोग पुट कर देंगे एल बाई कॉस थीटा। तो जी प्लस ए नॉट साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और टी का वैल्यू हो गया अंडर रूट 2l डिवाइड बाई जी प्लस ए नॉट साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये टाइम पीरियड आ जाएगा। हो गया, इरेज करें। अब देखते हैं हमारा आंसर क्या है। बिल्कुल वैसा ही है, वैसे ही फ्री बॉडी डायग्राम जो बनाया हमने सेम है, और फिर वैसे ही है। ठीक है, ए इफेक्टिव हम एल के टर्म में लिखें। एक्चुअली ये थोड़ा सा ये टाइप करने में मिस्टेक हुआ है, एक्सलेशन इफेक्टिव यही आ रहा है। ठीक है, ये थोड़ा कैलकुलेशन, ये रूट यहाँ, इसके बाद ये दोबारा रूट होकर के 2l, ये एल को चूंकि बेस ऑफ द इंक्लाइन हमको हाइपोटेन्यूज के फॉर्म में लिखना है, तो ये मिस्टेक है थोड़ा सा। जो हमने अभी हैंड रिटन वर्क किया वही हमारा प्रॉपर एक्सप्रेशन होगा। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहता है कि मास m है, ये चूंकि एससी वर्मा का क्वेश्चन है तो ऑलरेडी जो फिगर में नंबर है वही नंबर लिखा हुआ है। तो कहता है विच विल प्रिवेंट द स्मॉलर ब्लॉक फ्रॉम द स्लिपिंग ओवर द ट्रायंगुलर ब्लॉक, ऑल द सर्फेसेस आर फ्रिक्शनलेस एंड द स्ट्रिंग्स एंड द पुलीज आर टाइट। तो इस कंडीशन में हमको m का वैल्यू निकालना है, इस m का। लेकिन कंडीशन ये कहता है कि जो यहां पर ये जो ब्लॉक फिक्स है और ये एंगल थीटा m डैश, अब इस पर कितना एक्सलेशन लग रहा है। लेकिन जब ये मूव कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में इधर, तो ये बिल्कुल फिक्स है अपने पोजीशन से, वो स्लिप नहीं कर रहा है। ये कहता विच विल प्रिवेंट द स्मॉलर ब्लॉक फ्रॉम स्लिपिंग ओवर द ट्रायंगुलर ब्लॉक। तो ये स्लिप नहीं कर रहा है, इसका मतलब यहां पर जब इसका मोशन फॉरवर्ड होगा तो अभी जस्ट हम लोगों ने क्या बताया, एक स्यूडो फोर्स ऐसे लगा, नॉर्मल हमारा ऐसे लगेगा। अब यहां पर हम लोग इसके कंपोनेंट ले लेंगे। अब ये कंपोनेंट लेंगे तो जैसे यहां पर जब अलोंग द इंक्लाइन ये बॉडी है तो इधर mg लगेगा, ये हमारा एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा बना। ध्यान दोगे, ये नॉर्मल है, ये भी थीटा लगेगा, तो इधर का कंपोनेंट n cos थीटा, इधर का कंपोनेंट n sin थीटा, और इधर हमारा m a नॉट लगा। इसका मतलब अब देखो यहां पर m a नॉट n sin थीटा को बैलेंस कर रहा है, n cos थीटा को बैलेंस कर रहा है mg। दोनों को डिवाइड कर दो तो a नॉट बाई जी इज इक्वल टू tan थीटा। इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन क्या आ गया, a नॉट इज इक्वल टू जी tan थीटा।
ये इसी एक्सेलरेशन से मूव करेगा। कौन? या इस पर जो एक्सेलरेशन लगेगा इस स्मॉलर ब्लॉक पे, वो ए नॉट इज इक्वल टू जी tan थीटा। अब यहां पर देखो, इसका टेंशन T इधर लगा, इसका टेंशन T इधर लगा, और फिर इस पर mg वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, mg इधर एक्ट करेगा। तो एक इक्वेशन इसका हो जाएगा और एक इक्वेशन पूरे सिस्टम का हो जाएगा। दो इक्वेशन से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो पहला वाला जो है वो क्या बना? mg वर्टिकली डाउनवर्ड, तो mg माइनस टेंशन बराबर ma0। ये पूरा एक सिस्टम मान लिया, तो T इज इक्वल टू पूरा ब्लॉक m डैश प्लस m इंटू a0 आ जाएगा। अब दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। T का वैल्यू डाल देंगे, a0 और ये ma0। इससे हम लोगों को वैल्यू निकालना है m का, तो m वाले पार्ट को हम लोग अलग कर देंगे। इन टर्म्स ऑफ m डैश ये सब रहेगा, तो mg माइनस ma0 इज इक्वल टू m डैश प्लस ma0। m कॉमन ले लेंगे, g माइनस a0 m डैश प्लस m इंटू a0। अब इधर थोड़ा स्पेस चाहिए लिखने के लिए, तो इधर वाले पार्ट को हम इरेज कर दें। अब a0 का वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, वो हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहां पर आ गया m g माइनस a0 का वैल्यू g tan थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में m डैश प्लस m और a0 का वैल्यू g tan थीटा। हमको m का वैल्यू निकालना है, तो यहां से फिर g कॉमन, तो 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू m डैश प्लस m g tan थीटा। m का वैल्यू निकालना है, m प्लस m डैश g tan थीटा डिवाइड बाय g 1 माइनस tan थीटा। g और g कैंसिल हो गया। एक स्टेप और ले लें, m डैश प्लस m ये tan थीटा। इसको और सॉल्व करना चाहोगे तो ये 1 माइनस 1 बाई कॉट थीटा लिख सकते हो, उसको कॉट थीटा के टर्म में आ जाएगा। ठीक, अब यहां पर m डैश प्लस m ये 1 बाई कॉट थीटा लिख दिया, और यहां से कॉट थीटा को एलसीएम के फॉर्म में लिख दीजिए, तो कॉट थीटा माइनस 1, जिससे कॉट थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो m डैश प्लस m डिवाइड बाई कॉट थीटा माइनस 1। इस फॉर्म में आंसर आ जाएगा। आया समझ में? थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड पार्ट था, लेकिन क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग सब था। अब हम लोग आंसर को वेरीफाई कर लें। देखो बिल्कुल वैसे ही लगा, n साइन थीटा ma0, और इससे हमने सबसे पहले इसका एक्सलेशन निकाल करके फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके रिजल्ट हमारा यही आ रहा है। आगे समझ में? एक क्वेश्चन होमवर्क है, इसको बनाओगे, नहीं बनेगा तो बता देंगे। लास्ट क्वेश्चन था, इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि 50 ग्राम जो ब्लॉक है इसका मोशन डाउनवर्ड ले लोगे, इसमें और इसमें एक टेंशन होगा और इसमें एक टेंशन होगा, और फिर फाइनली ए का वैल्यू 8/13 जी, और इस तरह से ये पूरा चैप्टर हम लोगों का खत्म हो गया।
ठीक है, तो कल के क्लास में हम लोग फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे।